बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान पर बहुत प्रेशर है डिलीवरेंस का। बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि कहते नज़र आते थे घबराना नहीं है, एक पूरा साल उन्होंने इस बात पर गुजार दिया कि घबराना नहीं है, अच्छा वक्त आएगा, आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है। और ये हुकूमत को अभी टाइम ही कितना हुआ है, लेकिन अब एक साल बाद भी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वजीर आजम को ये आखिरी मौका कंसिडर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के पास है कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो प्लान बी की तरफ भी जाया जा सकता है। वजीर आजम अब क्या कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनवाएंगे। वजीर आजम अब कह रहे हैं कि सुकून तो सिर्फ कब्र में ही होता है। जिंदगी कभी भी सिर्फ फेरी टेल्स में हम पढ़ते थे जब छोटे थे तो अंग्रेजी की किताबों में पढ़ते थे एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, असल जिंदगी में ऐसी चीज नहीं होती। वो लिव्ड हैप्पीली आफ्टर जो होता है, यानी जो सुकून की जिंदगी, वो सिर्फ कब्र में ही होती है। जी, सुकून की ज़िंदगी सिर्फ कब्र में होती है। ये तमाम बातें हम फेरी टेल्स में पढ़ते थे। कौमी असम्बली में वजारत ख़जाने ने इस बात का एतराफ़ किया कि 12 से 15% तक महंगाई हुई है और इस महंगाई ने अवाम को जो है उन पर परेशानियों का एक पहाड़ तोड़ दिया है। चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे अशिया खुर्दोनोश की बात करें, तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं और लोग सवालात उठा रहे हैं पीटीआई की कारकर्दगी पर। आज इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं जान अचकजई साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, इसके साथ पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं अब्दुल समद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हसन साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का शुक्रिया। इसके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो जो नून लीग ने एक नारा क्रिएट किया था, वोट को इज्जत दो, वो नारे का अब क्या बना है। क्योंकि जब से आर्मी एक्ट के हवाले से तरमीम हुई है और उसकी गैर मशरूत हमायत पीपल्स पार्टी ने भी किया है और मुस्लिम लीग नून ने भी किया, उसके बाद वोटर्स की जानिब से जो है काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। जो कारकुनान हैं इन दोनों बड़ी पार्टियों के, वो कह रहे हैं कि आपने हमें किस लाइन पे लगाया था और अब आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर भी बात की जाएगी, लेकिन पहले पीटीआई की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। पीटीआई से ही शुरू करते हैं। अब्दुल समद साहब, सर ये आखिरी मौका है मेरा ख्याल से आपके पास डिलीवरेंस का, क्यों नहीं हो पा रही है आखिर मौका? आप किस तरह से कह सकते हैं कि आखिरी मौका है? मतलब मौका नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आके आपको उतारें? फिर आप चाहते हैं कि इनकलाब जैसी सिचुएशन पैदा हो? 5 साल हम लोग चीख रहे हैं यार, लोग चिल्ला रहे हैं। सिर्फ महंगाई का इशू है, सिर्फ महंगाई। अच्छा, सिर्फ महंगाई। आप किस नारे के साथ आए थे? और ये महंगाई, भुट्टो साहब का भी ये इशू था। आप उनकी रावलपिंडी की 1974 की तकरीर उठा के देखें कि जिसमें उन्होंने बाकी सारी ये आइन मंजूर कराने से लेकर अपनी सारा उन्होंने गिनवाया, मगर महंगाई का इशू है जिससे वो पिछली गवर्नमेंट्स की बैड इकोनॉमी, बैड पॉलिसीज़ की वजह से हमें ये इन्फ्लेशन और ये महंगाई का वो करना पड़ रहा है। तो इस पे हमारा सारा फोकस जो इस वक्त पीटीआई का है वो महंगाई के ऊपर है कि अगर ये महंगाई वो हो जाए। पहले साल में आपका फोकस एहतसाब पे था, आपने सबको एहतसाब का नारा लगा के सबको अंदर भी किया। आप कोशिशें करते थे कि छोड़ेंगे नहीं, एक बेहतर इकोनॉमी, नैब जो कार्रवाइयां करती थी क्रेडिट आप लेते थे, लेकिन अब अगर महंगाई की तरफ शिफ्ट हो गए तो आप क्या कर रहे हैं इसमें? एक बेहतर इकोनॉमी के लिए एहतसाब जरूरी था, जिस पे एहतसाब पे इसलिए फोकस किया था कि एहतसाब जरूरी था कि चोरों से पैसा निकलवाया जाए। अभी भी जो हमारा सबसे बड़ा इशू, जो एक मेरा इशू, मैं महंगाई को फेस कर रहा हूँ, आप फेस कर रहे हैं, जान साहब फेस कर रहे हैं, पूरी आवाम फेस कर रही है। हम एक महंगाई के खिलाफ ही जंग लड़े हैं। सारी स्ट्रेटजी, सारा फोकस गवर्नमेंट का महंगाई के ऊपर है। और वो सिंबॉलिकली जो उन्होंने विजिट किया यूटिलिटी स्टोर का, वो भी यही देखने के लिए, यही सारा कुछ है। जान साहब, यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडी दी गई, फिर उसके बाद विजिट भी किया गया, तो उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग मीम्स भी फेसबुक पे शेयर हुई कि इमरान खान विजिट इसलिए करें कोई चीज़ सस्ती तो नहीं बिक रही। तो मतलब परसेप्शन लोगों का ऐसा डेवलप हो गया कि वो हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत महंगाई मजीद बढ़ाएगी। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासत में परसेप्शन बहुत अहम होता है। हम सोशल मीडिया के दौर में लोग बहुत सी बातें करते हैं, सच भी होती हैं और गलत भी होती हैं, लेकिन हुकूमत का ये चैलेंज होता है कि वो परसेप्शन को करेक्ट करने की कोशिश करे। पीटीआई के ख़िलाफ़ बहुत ही एक मीडिया परसेप्शन बन रहा है, एक नेगेटिव। भले उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, इकानमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी यानी इन्होंने संभाला दिया है।
करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, आपके बजट डेफिसिट हो गया, मतलब एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो लाएं, लेकिन आम आदमी को नज़र ये आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में अभी तक जो महंगाई है उस पर काबू पाने में इनको मुश्किल है। मीडिया में इनका जो बयानिया है वो मुश्किल से आ रहा है। मिसाल हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि अभी तक आम आदमी को पता नहीं चल रहा कि पीटीआई के वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो करना चाहते हैं जो हर आदमी के ज़बान पे हो या उनकी सोच में हो, ताकि वो ये कह सकें कि ठीक है 100 प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, 1000 इश्यूज़ हैं, लेकिन कम से कम पीटीआई ने ये 4-5 ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले वो उनकी प्रायोरिटी में हो, उनकी मीटिंग्स में हो, कैबिनेट में हो, लेकिन मीडिया पे नहीं आ रहे, आवाम के सामने नहीं आ रहे। अब रही ये बात कि कहाँ तक ये उनके लिए टाइमिंग कितना अहम है और क्या वो 2 साल में 5 साल में, ये भी एक फैक्ट है कि 2 साल की बुनियाद पे गवर्नमेंट को आप जज नहीं कर सकते हैं। आवाम ने मैंडेट दिया 5 साल का, इस हद तक तो पीटीआई की बात दुरुस्त है, लेकिन जान साहब जब हम ये बात करते हैं 2 साल तक जज नहीं कर सकते हम, 2 साल की कारकर्दगी में आपने कुछ इंडिकेटर्स तो अपने रखे होने चाहिए ना कि आपने यहां तक अचीव कर लिया है, आपका पूरा टारगेट 5 साल का है, लेकिन 2 साल में इतना कुछ आपने अचीव कर लिया है। बिल्कुल, देखिए पीटीआई का मसला ये है कि अभी तक जो आपने शुरुआत करनी है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आते ही क्राइसिस में पड़ गए थे, आते ही पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो गया था और उनको एक बोझ तले दबा मीशत मिली थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप 2 साल निकालते हैं फिर एकदम से आप 3 साल और 4 साल में पहुँच जाते हैं और आखिरी साल इलेक्शन का होता है, तो 1 साल से पहले आपने लोगों को अपने प्रोजेक्ट दिखाने होते हैं कि तकरीबन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये शायद उनको 1 साल और लगे इस तरह मैनेजमेंट करने का, टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन फैक्ट यह है कि अभी तक पीटीआई अपना जो पैगाम है आवाम को देने में कामयाब नहीं हुई है। तमाम जो करप्शन का जो नैरेटिव था पीटीआई का वो नज़र आ रहा है कि तकरीबन शायद आम आदमी के लिए वो अब ख़त्म हो रहा है। मिसाल पे आप कई दिनों से आपने सुना नहीं होगा कि पीटीआई ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रीट्रेट किया हो। ज़रदारी साहब बाहर गए, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, बाकी लोग भी बाहर आ गए, तो लग यूँ रहा है कि जो एहतसाब का अमल जो पीटीआई का मैंडेट था जिस पे खान साहब ने पिछले 22 साल से जदोजहद की थी, तमाम पीटीआई के दोस्तों ने की थी, अगर नैब और अदालतों के दरमियान लोग इसी तरह छुटते आएँ, इसी तरह उनके बेल होते हैं, तो ये सबसे बड़ा इशू क्रेडिट जो पीटीआई का था उसमें डंड पड़ने वाला है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर मुझे बताएं, खान साहब कहते हैं कि सुकून सिर्फ अब कब्र में ही है। देखें, वो कहते हैं कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। ये जो फेरी टेल्स सुनाया करते थे अब हमें उसके उल्टी बातें क्यों सुनाते हैं? ये जो कंटेनर से हमें सारी ज़िंदगी फेरी टेल्स सुनाई गई, कौम का, नौजवानों का जहन बनाया गया कि जी अमेरिका में ऐसे होता है, यूके में ऐसे होता है, मलेशिया में एक महातीर मोहम्मद आ गया तो ऐसे हो गया। अब माने ना कि आप झूठ बोल रहे थे, आप मुनाफिकत कर रहे थे, आपने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए, आपने लोगों के एतमाद का कत्ल किया, आपने पाकिस्तान के अंदर सियासी वादों को और सियासत को आलूदा किया। आज आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सहारा लेना पड़ता है कि उन्होंने 73 में लियाकत बाग में क्या कहा। उन्होंने वो 1 साल के बाद तकरीर की थी, लेकिन उन्हें मिला क्या था? उन्हें टूटा हुआ मुल्क मिला था, 93,000 फौजी कैद में थे और दुश्मन दनाता फिर रहा था। पाकिस्तान के लोगों के हौसले पस्त थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 साल के अंदर फेडरेशन तामीर की, 93,000 कैदी वापस लेके आए और लोगों को रोज़गार देना शुरू किया। और मैं जब भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है, मार्शल लॉ के बाद मिली है, मैं आखिरी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, जब जनरल मुशर्रफ के बाद मिली तो इकॉनमी का क्या हाल था? मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज के ऊपर थी। दहशतगर्द कहते थे कि मारगला के पहाड़ों के उस तरफ बैठे हैं। मीशत बेड़ा गर्क हुई थी, जज कैद में थे, इदारे तबाह बर्बाद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 साल के अंदर, आटे के लिए लाइनें लगती थी, हमने मईशत को बेहतर किया। महंगाई हुई, ज़रूर हुई, और महंगाई एक होती भी है, लेकिन उसका हल दिया जाता है। हमने महंगाई को इस तरह ख़त्म किया कि हमने लोगों के पहले साल के अंदर 50% इजाफा किया और फिर लेकिन बैरिस्टर साहब ये सारा इल्जाम तो आप लोगों पर लगाते हैं कि आप लोगों की वजह से मईशत ऐसी मिली है जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। जैदी साहब, इनके पास अब कोई बात नहीं है, ये कब मानेंगे कि ये नालायक हैं? आप ये माने या ना माने,
आप जैसे दोस्तों को, तज्जिया निगारों को, और अगर जान अचकजई साहब भी अगर आज़ादाना तज्जिया आप करेंगे, अगर वो करना चाहें, तो वो खुद देखेंगे कि इनके पास और बहाना क्या है, इन्होंने किया क्या है इस 1.5 साल के अंदर। मुझे बताएं ना, जो हुकूमत रेंट मिनिस्टर पे चलती हो, दिहाड़ीदार लोग ये ला के हुकूमत चलाएं, इनकी अपनी सारी टीम फेल हो गई। वो जो फेरी टेल्स सुनाने वाला और फेरी टेल्स के जो कैरेक्टर्स थे, जो इनका एक वो बुकरात था, मईशत का मसीहा था, उसके बारे में बताया कि वो नालायक था, 9 महीने के बाद उसे निकालना पड़ा। आपके सारे मिनिस्टर्स फेल हुए, आपने दिहाड़ी के ऊपर मिनिस्टर लिए हैं। अब दिहाड़ीदार जो मिनिस्टर होंगे, आमिर साहब एक सेकंड, आमिर साहब ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए नहीं, समाज साहब अपने मौके पे बोलिएगा, समाज साहब अपने मौके पे बोलिएगा। आपने 2,500 तो वोट आपने दिया, 2,500 भी पूरा वोट नहीं लिया, जमानत आपकी जब्त हुई, यहाँ पे भाषण आप हमें सुना रहे हैं, ठीक है। आप अपना मुंह बंद करें ना, भुट्टो के अलावा इमरान ने इससे कम वोट लिए हुए हैं, भुट्टो की परफॉर्मेंस के अलावा साहब इसका मुंह बंद करवाएं। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, इसे तरीका ही नहीं है। ये इनका काम है कि आप अपोजिशन की बातों के ऊपर बदजुबानी करें। इमरान खान इसी मेरे हल्के में, और बात सुनो यार, इमरान खान इसी हल्के में उसकी 4 दफा जमानतें जब्त हुई हैं। 100 से ज्यादा साहब इसका मुंह बंद करवाएं इस शख्स का। इसे तमीज नहीं है टॉक शो में बैठने की। एक करके ले लेते हैं। जादी साहब ये तरीका नहीं, हमारे साथ मैंने सब्र से सुना है सबको। बैरिस्टर साहब हमारे साथ। जादी साहब पहले मुझे बात पूरी करने दें। जी करें। जादी साहब बात पूरी करने दें मुझे पहले। जी इन्हें समझाएं, मैंने इनकी सारी बातें सुनी है, ये इनकी बदतमीजी नहीं चलेगी। ये टीवी टॉक शो है, अपनी टर्न के ऊपर बात करें। अगर किसी की जमानतें, मेरे इस हल्के से इमरान खान की 4 दफा जमानतें जब्त हुई हैं, काउंसलर से कम वोट लेता रहा है। जब इसने किसी के तलवे चाटे हैं उनके जो शुजाउ पाशाओं के, तो उसके बाद इसे इख्तिदार मिला है। और वो कहा करता था कि अगर पंजाब के अंदर आप एस्टेब्लिशमेंट आपने 4 दफा की बात की, 4 दफा बता दें मुझे। ये इमरान खान की वीडियोस हैं, 4 दफा की जमानत जब्त वाली बात था कि जो पंजाब में तलवे चाटते हैं एस्टेब्लिशमेंट के। अच्छा चले हम इसकी तरफ आते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब से उनका ओपिनियन ले लेते हैं, फिर आप लोगों की तरफ आते हैं। बैरिस्टर साहब 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, सिद्दीकुल फारूक साहब से ओपिनियन ले लें उनका, फिर आपकी तरफ आएंगे दोबारा। सिद्दीक साहब वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि नून लीग का इस पे क्या मौकफ है, जो गवर्नेंस की हालत है इस टाइम और महंगाई रोज बर रोज बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि गैर जानिबदाराना तज्जिए अखबारात में कॉलम सारे देख लें कि वो पीटीआई की हुकूमत की 18 माह की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं। आजाद मुबस्सिर और कॉलम निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इनसे ज्यादा नालायक और नाअहल हुकूमत कोई नहीं है। अच्छा, फिर आ जाइए कि अगर आपने काम किया, आप कहते हो जी हमने मईशत हमें तो बड़ी बुरी मिली। अच्छा, एक आधे मिनट में मैं बता देता हूँ भाई, मईशत आपको कौमी तरक्की 5.8 की रफ्तार से मिली, आप आ गए हो 2.4 पर, आधी से भी कम। आपको अफराते ज़र 4 से 5% मिला, आप 13 से ऊपर चले गए हो। आपको शरह सूद 5.5 से 5.75 मिली, आप चले गए 13.5 पे, दुगने से ज्यादा। नवाज शरीफ दौर में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 6.4% आबादी को खतरे गुर्बत से ऊपर उठाया, जो 22 करोड़ का हिसाब करें तो 3 करोड़ से ऊपर बनती है। ये आए हैं तो इन्होंने खतरे गुर्बत से 60 लाख लोगों को मजीद नीचे गिरा दिया, बेरोजगारी में 20 लाख से ज्यादा इजाफा कर दिया है। एक बात इन्होंने जरूर की है जो बार बार कहते हैं, इन्होंने इम्पोर्ट्स बंद कर दी है। इन्होंने तेल से जो बिजली पैदा होती थी जितनी, और हमने गर्मी में लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, इन्होंने वो भी बंद कर दी, और ये सर्दियों में लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो मशीनरी की इम्पोर्ट सब बंद करके कहते हैं जी अब हमारा तिजारती खसारा कम हो गया। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ जो कस्टम और ड्यूटी से इनकी आमदनी होती थी वो कम हो गई। ठीक हो गया सर। इसलिए मैं एक मिनट, इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा जहां तक गवर्नेंस का मामला है वो आप देख लीजिए। सिद्दीक साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास वापस आएंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, और फिर मजीद पीटीआई की परफॉर्मेंस पे भी बात होगी, और एक और जो मजीद टॉपिक हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि नून लीग का जो इज्जत दो का वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उस पर भी बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, और हम पीटीआई की कारकर्दगी पे बात करें, जो महंगाई हो गई है उस पर बात करें, आम लोगों की बात करें, आपकी आवाज़ जो उठ रही है उस पर हम बात करें। अब्दुल समद साहब, आपने पहले साल में बड़ा ज़ोरों शोर से नारा लगाया, एहतसाब होगा, एहतसाब होगा, पूरी कौम भी उसके पीछे लगी रही और पूरी कौम हमें ये भी कहती रही कि ठीक है अगर महंगाई पे या फिर अवामी मसाइल पे उस तरह से बात नहीं हो रही, लेकिन वो खान साहब जो एक नारा लेके आए थे एहतसाब का, उस पर ज़रूर बात हो रही है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 1 साल बाद जाके वो एहतसाब का नारा जो है वो भी ख़त्म हो गया और नैरेटिव आप लोग भी चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ आपने एहतसाब की बातें की थी अब वो सारे लोग बाहर नज़र आ रहे हैं। चाहे वो जरदारी साहब की बात करें, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करें, चाहे आपने लोगों ने कहा था कि वो लूटी हुई रकम वापस आएगी, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों ने दावे किए थे, जो एक हाइप क्रिएट की थी, वो 1 साल बाद वापस होते नज़र आ रहे हैं। तो अब आवाम कह रही है कि अब अवामी इशू की तरफ जो है इमरान खान थोड़े बहुत राग़िब हुए हैं, लेकिन उसमें भी वो नाकामी जो है शुरू में उन्हें नज़र आ रही है। क्या वजूहत हैं? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि एहतसाब नैब के थ्रू ही होना है। नैब ने एहतसाब करना है, नैब डायरेक्टली गवर्नमेंट के नीचे नहीं आता, उसने उसके प्रोसिक्यूटर सब कुछ, उसका सिस्टम सारा कुछ अपना है। अब मसला ये होता है कि जहां साहब ने बात की कि परसेप्शन बहुत मैटर करती है। हम जिनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, जिनको नैब पकड़ती है, जिनके ख़िलाफ़ डेफिनेटली जो अया है रोज़े रोशन की तरह कि जी इन्होंने करप्शन की, सबको नज़र आता है, अगर इन्होंने नहीं की तो फिर किधर गया पैसा। जब वो फ्री हो जाएंगे तो मेरी भी रिजर्वेशन होगी, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं अगर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं साथ में कॉमन मैन भी हूँ, कॉमन सिटीज़न हूँ, तो मेरे दिल में भी ये बात आएगी कि नैब क्या कर रहा है। या अगर इन्होंने तो तमाम तर एनर्जी हमारा सारा फोकस जो एहतसाब पे होने के साथ साथ फिर सवाल अभी आपने स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंगली ना, जब नैब गिरफ्तारियां करती है उसका क्रेडिट वजीर आजम लेते हैं, जब नैब छोड़ देती है उसके क्रेडिट से 10 बरदार हो जाते हैं। वजीर आजम कहते हैं ये सारा नैब की वजह से हो रहा है। नहीं, क्रेडिट लेने की बात नहीं। जब आप देखें, अगर आप किसी को चोर समझते हैं, अगर मैं ये समझता हूँ, मैं आपके लाइफस्टाइल को देख के कि जी आप एक पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, आपको लाइफस्टाइल, मैं आपको चोर कहता हूँ। जब आपको कानून आप गिरफ्त करेगा तो डेफिनेटली मैं खुश हूँगा कि जी आपके ऊपर कानून ने गिरफ्त की, लेकिन जब वही कानून या उसी लूप होल्स के ज़रिए, क्योंकि नैब ने जिस उसके तहत करना है, वो नैब लॉस बनाए तो पहली गवर्नमेंट्स ने हुए ना, तो ये परसेप्शन जो है ना वो मैटर करती है, इसमें नो डाउट। रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन मैटर कर रही होती है, और आजकल मीडिया के दौर में तो वैसे ही जो परसेप्शन फिर ज़्यादा फोकस आ जाता है। डू यू थिंक इट्स अ फेलियर ऑफ पीटीआई? नहीं, जब हमारे ऊपर इस वक्त अगर आप हकीकत पूछें तो हम जहाँ पे भी जाते हैं, You are not capable enough to hold them accountable. इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इशू है ना वो नो डाउट महंगाई वाली बात आती है। फिर डेफिनेटली थोड़ा सा फोकस चेंज होता है, थोड़ी सी कि जी इसको किसी तरीके से काउंटर किया जाए। एहतसाब तो साथ साथ चल रहा है, अब ये उसमें ऑर्डिनेंस भी लाए हैं, वो किया सारा कुछ। सर, पीटीआई की एहतसाब की परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उस पे आएंगे। देखिए, एहतसाब तो पाकिस्तान में बड़ों का हो ही नहीं सकता। मौजूदा जो निज़ाम है, निज़ाम अदल आप कहेंगे, उसको मैनिपुलेट करने के लिए 1000 मौक़े उनके पास होते हैं। आप बड़े वकील करें, उन्हें करोड़ों की फ़ीस दें और वो कानून के बाल के खाल उतारें, और इस तरह फिर नैब के मुकाबले में उनकी एक्सपर्टीज़, उनका तजर्बा सब ज़्यादा होता है। तो जो एक आम प्रोसिक्यूटर होता है वो अपना केस साबित करने में नाकाम हो जाता है और फिर कोर्ट से ये लोग छूट जाते हैं। तो आम आदमी के पास वो वकील नहीं होते, आम आदमी के पास वो लीगल लग्जरीज नहीं होती जो इनके पास है। लिहाजा पाकिस्तान में इस पूरे निज़ाम के तहत या नीचे इन लोगों का एहतसाब नामुमकिन है। ये रोज़े रोशन की तरह पहले दिन भी आया थी, आज भी। अभी नैब खुद कह रहा है कि तकरीबन $10 बिलियन के करीब आज भी केसेस कोर्ट्स में हैं, स्टे ऑर्डर पे चल रहे हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, मिसयूज ऑफ पावर के केसेस हैं। इन अदर वर्ड सर, ये पॉसिबल नहीं है इमरान खान के टेन्योर में कि एहतसाब का वो जो नारा लेके आए थे कि वो इम्प्लीमेंट हो सके, या किसी ना किसी हद तक आप ये कहें कि हमने सेटिस्फाई किया आवाम को। देखिए,
अगर खान साहब का मकसद एहतसाब है तो इन इदारों से एहतसाब नहीं हो सकता। इस मौजूदा अदालती निज़ाम, मौजूदा जो अदल का निज़ाम है, इसके नीचे एहतसाब नहीं हो सकता, वरना हम देख लेते कि एहतसाब हो गया है कम अज़ कम 5% 10%। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है वो आम आदमी नहीं है, वो बड़े पावरफुल लोग हैं, उनके हर जगह अपने लोग बैठे हुए हैं। आज भी उनको VIP ट्रीटमेंट जब जेल में थे भी मिल रही थी, जेल से बाहर भी मिल रही है, अस्पतालों में भी मिल रही है। तो इन लोगों पर हाथ डालना, फिर उनकी सियासी पार्टियाँ भी हैं, उनके स्पोक्स पर्सनस हैं जो उनको फारसा साबित करने के लिए सुबह शाम लगे होते हैं। इसलिए ये पूरा निज़ाम कैप्चर है, ये निज़ाम इनके ज़रिए असर है, लिहाजा इनको कटहरे में लाना, इनसे पैसे लेना, ये नामुमकिन काम मुझे लगता है। बैरिस्टर आमिर साहब, आपकी क्या टर्न है इस पर कि ये निज़ाम जो है पॉलिटिकल इलीट्स के ज़ेरे असर है? देखिए मेरी बात सुने, पॉलिटिशियंस को मलाइन करने के लिए जो निज़ाम बनाया जाए, मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। 27 साल तक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का एहतसाब हुआ, 12 साल उन्हें जेल में रखा गया। जितना पैसा कहा जाता था कि इन्होंने करप्शन की है, उससे ज़्यादा पैसा एहतसाब के ऊपर लगाया इन्होंने। मैं ये अभी अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि वकील नहीं मिलते, इन्होंने महंगे से महंगे वकील किए, स्विट्ज़रलैंड में किए, यहाँ पे किए, और 12 साल के बाद अदालतों से वो बाइज़्ज़त बरी हुए। और इसी निज़ाम के अंदर आप चाहें तो क्या मियाँ नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं हुआ? आपने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है। ये बात नहीं है, बात असल में ये है कि अगर आप निज़ाम ही इसलिए बनाएं, ये जो नैब बना था, जनरल मुशर्रफ ने क्यों बनाया था? पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए उसने नैबज़ादे पैदा किए, जो लोग उधर चले जाते थे, जैसे आजकल सारे करप्ट PTI में चले गए हैं, तरीन से लेकर नीचे तक, आपा फरदौस तक, तो वो ठीक हो जाते हैं, और जो दूसरी जमातों में अपने नज़रिए के साथ खड़े रहते हैं वो करप्ट रहते हैं। अच्छा, और ये बातें करते हैं, ये निज़ाम बनाया ही पॉलिटिकल क्लास को मलाइन करने के लिए। जब आप एक कायदे आज़म पैदा नहीं कर सकते, एक कायदे अवाम भुट्टो साहब जैसा नहीं पैदा कर सकते, एक मोहतरमा जैसी लीडर पैदा नहीं कर सकते, तो फिर आप उन्हें मलाइन करते हैं ताकि अवामी लीडर्स को आप ख़त्म करें और अपने कठपुतली लाडले इंट्रोड्यूस करवाएं जिनके पल्ले कुछ नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी बात है जी प्रिसेप्शन की बात, कि प्रिसेप्शन बड़ों की ख़राब है और कोई प्रिसेप्शन ख़राब की जाती है। नहीं तो मुझे बताएं, जिसकी प्रिसेप्शन ख़राब हो, जो मॉरली करप्ट रहा हो शख्स, जो फाइनेंशियली करप्ट, जिसका कोई कारोबार ही नहीं है, ये जो बनी गाला वाले साहब हैं, इनका क्या काम काज है? इनके बड़े तो इतने नहीं, बाकियों के तो खानदान थे। पीपल्स पार्टी के जो हमारे लीडर हैं वो तो एक खानदानी लोग हैं। इमरान खान बेचारा कितना को अमीर था, इसके माँ बाप कितने अमीर थे, और ये आज इतने इतने बड़े महलों में और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो शख्स मॉरली करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट है और अवाम से झूठ बोल के 20 साल इंटेलेक्चुअली करप्ट भी साबित हुआ, झूठे वादे किए, उसकी क्या प्रिसेप्शन है जी? जो ये झूठे आगे सारे लगे रहते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि एहतसाब सबका होना चाहिए, एक कानून के तहत, उसमें पॉलिटिशियन का भी हो, जनरल का भी हो, जज का भी हो, जर्नलिस्ट का भी हो और आम शख्स का भी हो। तो उसके बाद जब आप, लेकिन बैरिस्टर आमिर साहब, इसी एहतसाब की जब आप बात करेंगे सबका होना चाहिए, इस एहतसाब का पैमाना जब आम शख्स के लिए और जरदारी साहब के लिए अलग होगा तो सवालात जरूर उठेंगे। ज़ैदी साहब मेरी बात सुने ना एक बात, कि जरदारी साहब को अगर आप सजा भी दे दें करप्शन पे, तो उनकी 12 साल सजा नहीं बनती है भाई किसी कानून में। 12 साल वो जेल काट चुके हैं बेगुनाह, वापस करें उनके। फिर अगर आपने बेगुनाह किया, कैसे उनकी जिंदगी के वो साल वापस करेंगे? यार, आपने एक शख्स पकड़ा हुआ है, उसे मलाइन करते हैं, जुबानें बंद नहीं होती, अदालतों ने उसे बाइज्जत बरी किया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर आज आपने अपने बुग़्ज़ में आके आसिफ अली जरदारी को करप्ट भी साबित करते हैं तो उसकी 12 साल सजा नहीं है, तो क्या करेगी रियासत उसके साथ? इदारे क्या करेंगे? वो एहतसाब का निजाम क्या करेगा? वापस करें, माफी मांगे उससे, शर्म करें सब लोग जो उसके खिलाफ अभी भी इल्जाम लगाते हैं। यार, कोई खुदा का खौफ करें। एक शख्स आपने पकड़ा हुआ है, उसे आपने 12 साल अंदर रख लिया, 6 महीने अब रख लिया, केस एक साबित नहीं किया, नाम उसका आप लेने से बात। सर, ये अब्दुल समद साहब इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं इनकी बात सुन लेते हैं, हुकूमत की भी बात सुन लेते हैं। किरदार लोग सारे बैठ के तो दूसरों के किरदार लोगों पे उंगलियां उठाते हैं। बैरिस्टर साहब, डिसेंट डिबेट कर लेते हैं, आए उस शख्स की, उस निज़ाम की, उन पार्टीज की मजम्मत करते हैं जिन्होंने जरदारी साहब पे पर्चे बनाए, जिन्होंने FIR की, जिन्होंने उनको गवर्नर हाउस लाहौर से अरेस्ट किया, उनकी आए मिल के मजम्मत करते हैं कि किसने उनको अरेस्ट किया। सबके करते हैं, आपने आए मिल के करते हैं। 12 साल से जिसने उन पे 2000 कर रहे हैं। जिस मेरी बात सुने समद साहब, तारीख में उनके मुंह काले हुए हैं जिन्होंने आसिफ अली जरदारी पे
हाथ डाला था बात और बात इंशाल्लाह पूरी- तारीख में अब बैरिस्टर साहब बात पूरी होने दें, बात पूरी होने दें, रखा है अंदर। बात पूरी होने दें कि गवर्नर हाउस लाहौर से वो अरेस्ट हुए, किसने अरेस्ट किया, किसने उनको जेल में डाला, फिर उस पर किसने मुकदमे बनाए, फिर उसके बाद जो फेक अकाउंट्स जिसमें जो कैद हुए 2015 में चौधरी निसार ने उन पर मुकदमा बनाया FIA के तहत। FIA ने उन पर, आप ये बताएं कि PTI ने कितने केसेस उन पर किए, आप करें मुजम्मत, आप सद्दीकुल फारूक साहब बैठे, आप आपस में देखें एक सेकंड बैरिस्टर साहब बात अपने तकब्बुर के अंदर देखें, अभी सद्दीकुल फारूक साहब भी लाइन पर हैं, आप दोनों आपस में एक दूसरे की मुजम्मत कर लें, ठीक है, कि किसने नायब बनाया, किसने सैफुर रहमान का नायब था, किसने एहतसाब किया, ये सारा आप पहले अपने उसमें वो कर लेना, हमारे ऊपर तो बाद में आइएगा। नहीं, PTI समझती है कि जरदारी साहब नहीं, पे ये तो केस मुकदमे होना होने चाहिए। लगी है। नहीं, वो तो मुकदमे होंगे, PTI क्या समझती है जरदारी साहब पे कोई केस नहीं होने चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता केस नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं कहता हूँ सजा मिलनी चाहिए। सर वो तो उनके मैं तहरीर की कहता हूँ बात है सजा ना। मिलनी चाहिए। सजा क्यों सजा मिलनी चाहिए ये बता देना। सजा देखें, अगर तो करप्शन की है तो सजा मिलनी चाहिए। इस बात पे सर वो साबित किसने देखिए, मैं करनी है? इस बात पे बैरिस्टर आमिर हसन से इत्तेफाक जरूर करूंगा कि आपने एक शख्स को 12 साल जेल में रखा, ये सिस्टम है, उसको क्रिटिसाइज जरूर करेंगे कि 12 साल आपने जेल में रखा। सिद्दीक साहब की तरफ, सिद्दीक साहब आप क्या समझते हैं ये जो एहतसाब का नारा था ये सिर्फ फैब्रिकेटेड था, सिर्फ आवाम को एक धोखे में रखना था, या किसी ना किसी हद तक ये इंप्लीमेंट भी हुआ है? मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, इमरान खान साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में कहा कि एहतसाब मुझसे शुरू करें, मेरी काबीना के अरकान से शुरू करें। अब पहली बात तो यह है कि क्या उनसे और उनकी काबीना के अरकान से एहतसाब शुरू हुआ, नंबर 1। नंबर 2, चेयरमैन नैब ने आलमी एंटी करप्शन डे पे जिसकी सदारत सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कर रहे थे, वहां कहा पिशावर मेट्रो और मालम जब्बा पे रेफरेंस तैयार हैं, लेकिन एक तो स्टे है और दूसरे पे वो स्टे नहीं है। क्या स्टे के खिलाफ नैब गई और क्या ये जो रेफरेंस तैयार हैं ये फिर फाइल हुए? तीसरी बात, उसी तकरीर में चेयरमैन नैब ने कहा अब हवाएं तब्दीली की चल पड़ी हैं और जिनके 17 महीने का जिनकी हुकूमत है अब इनके खिलाफ रेफरेंस आएंगे। चंद दिनों के बाद कहने लगे वो बात मैंने मजबूरी में कही थी। अच्छा जी, वो मजबूरी में क्यों की थी? सबको मालूम। अभी जो बिलियन ट्री सोनामी है उसकी इंक्वायरी सामने आ गई, 45 करोड़ से ज्यादा की करप्शन सामने आई, 5 करोड़ दरख्त नहीं लगे, बिलियन का नारा लगाया। और इमरान खान ने चीन में बैन अवी कॉन्फ्रेंस जिसमें 150 मुल्कों के मंदूब थे, उसमें कहा कि हमने एक सूबे में बड़ी कामयाबी से 3 अरब दरख्त लगा दी। आप देखें 5 करोड़ भी नहीं लगे, वहां बैन अवी सतह पे जाके झूठ बोला। तो मैं सिर्फ आपसे अर्ज करूंगा कि इस सारी सूरत हाल को देखें और अमलन एहतसाब को देखें। जो ऑर्डिनेंस ये लेके आए अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया, अपोजिशन ने कहा हम एहतसाब चाहते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए रातों रात ऑर्डिनेंस अब इन्होंने वापस भी ले दिया। तो फिर मैं ये अर्ज करूं, ये जो एक कहा जी प्रोसिक्यूटर नाकाम हो जाता है, ये अचकजई साहब ने, मैं उनको मुखातिब किए बगैर कहूंगा अगर ये चीज मौजूद हो, जराइम के दस्तावेजी सबूत मौजूद हो, साबित हो जाए, तो फिर कहां प्रोसिक्यूटर नाकाम होता है। ठीक हो गया सर। अगर सिद्दीकुल फारूक को पकड़ लें और कहें जनाब कि हम इसको फिर आखिर में डंप करके भूल गए और फिर उसके खिलाफ कुछ भी ना हो और उसे 2 साल जेल भी रखें और फिर 11 साल के बाद उसे जाके सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिले, आसिफ जरदारी साहब 11 साल या 12 साल जेल में रहे और जो कुछ राणा सनाउल्लाह के साथ आपने किया, जो और वो कुरान पे हाथ रख के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह रहे हैं। हम इस पे बात करेंगे। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे और वोट को इज्जत दो पे भी बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से। जिस तरह से तमाम पार्टियों ने इसको खुश असलूबी के साथ और तमाम पार्टियों ने यकजहती
का मुजाहरा करते हुए इस आर्मी एक्ट को पास कराया। हम थोड़ी सी बात करेंगे क्या अवामी मफाद में जो कानून साजी की जाती है वो भी 4 से 5 दिन में मुकम्मल हो जाती है, या वहाँ पे इन पार्टियों के इख्तलाफ बरकरार रहते हैं और जिसकी वजह से कानून साजी डिले का शिकार होती है। पीटीआई हमें बड़ी मुज़ाहमती जमात लगती पीपल्स पार्टी हमें बड़ी मुज़ाहमती जमात लगती थी। मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी मुज़ाहमत की, वोट को इज्जत दो के नारे को बड़ा फ़रोग दिया, लेकिन आज जो है इन दोनों पार्टीज के पॉलिटिकल वर्कर्स और इन दोनों पार्टीज के जो कारकुनान हैं जो कि एक लाइन में चल रहे थे इनके पीछे, वो इनसे नाला जरूर हैं। बैरिस्टर आमिर हसन की तरफ जाऊंगा पहले, फिर मैं सिद्दीकुल फारूक की जानिब आऊंगा और फिर पीटीआई से इस पर जवाब लेंगे। बैरिस्टर साहब, आप लोगों ने एक तरमीम भी सजेस्ट की, लेकिन फिर वो भी वापस ले ली गई। तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि ये क्या, जब आप लोगों के जाती मफाद की बात आती है तब आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कानून साजी भी हो जाती है, क्या गेन किया इस तमाम मामलात में? देखिए, हमारे जाती मफाद की बात होती तो इसमें तो हमारा तो कोई जाती मफाद इस कानून के अंदर नहीं था, लेकिन बहरहाल ठीक है, सर बार्गेनिंग पोजीशन की बात कर रहा हूं। बनना हो तो फौरी बनता है, तगड़ों के लिए बनना हो तो फौरी बनता है, और अवामुन नास के लिए उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। देखिए, इस पूरे कानून साजी के अमल के अंदर प्रोसीजर को बिल्कुल उठा के बालाए ताक रख दिया गया और फैसला ये हुआ था कि ये कानून साजी इस तरीके से होगी कि बस हाथ उठाएंगे और पार्लियामेंट रबर स्टैम्प साबित होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आए, उन्होंने कहा प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, कमेटी के अंदर करें, बहस करें। हमें सबसे बड़ा गिला इस वक्त पीएमएलएन से है, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, बड़ी पार्टी हैं, उनका काम था कि अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा करते, लेकिन इन्होंने गैर मशरूत तौर पे हिमायत की। इसके बावजूद हमने जब प्रोसीजर का कहा, हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पीएमएलएन उठेगी। ये बात चेयरमैन साहब की सुनने के बाद मियां साहब ने लेटर भी लिखा, अपने तौर पर कर देते कि हम नहीं कर रहे, पीएमएलएन यार हम नहीं कर सकते ना। अरे भाई, बात सुने सर, देखें जमात इस्लामी और जेयूआईएफ ने भी किया ना। क्या बना उससे, क्या हुआ? मजाक बना ना कि 2 बंदे बाहर चले गए और 372 ने। बात सुन ले एक सेकंड। जी सर, देखिए, बात ये होती है कि फोका फायर सियासत के अंदर नहीं चलता। अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन पार्टी होती और हमारी मुखालफत कम से कम सेकंड नंबर पे होती तो हम करके भी दिखा देते, लेकिन एक बेतुक्के किस्म की फायर करने का, बेतुक्का ही जान दे देने का कोई काम नहीं है। जब वक्त आएगा पीपल्स पार्टी फिर साबित करेगी। हुआ ये कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी बात डाल दी असेंबली के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती, अगर वो 2 वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर सकती थी तो फिर एक्सटेंशन पे भी कोई और फैसला कर सकती थी, उसने नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत तो पहले ही चारों शाने चित थी, अपोजिशन में बड़ी पार्टी ने भी कर लिया। अब पीपल्स पार्टी के पास यही हल था कि हम तरामीम लाते, हमारी मदद नहीं की अपोजिशन पार्टी ने, बड़ी पार्टी ने, जिसपे हमें गिला। अगर ये मौक़िफ़ था आप लोगों का, तो आप लोगों ने ये मौक़िफ़ अपने कारकुनान को या आवाम को डिलीवर किया कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन पीएमएलएन आई, इसलिए मजबूरन हमें आना पड़ा। हम तो ये चाहते हैं कि ये कानून साजी हो ही ना। आप लोगों ने ऐसा कोई मौक़िफ़ दिया? जी बिल्कुल दिया। हमने पहले बताया, हमने आगे प्रोसीजर को अडॉप्ट किया। हम बारहा कहते रहे, हमने पीएमएलएन से कोशिश की कि वो हमारे साथ चलें, कमेटीज़ के अंदर भी ये नहीं माने, असेंबली के अंदर भी। फिर हमें जब हमारे साथ पीएमएलएन ने साथ ही नहीं दिया तरामीम पे, तो फिर हुकूमत ने रिक्वेस्ट की कि अब इस मामले को सेटल करने दें। हमने फिर उस पर प्रेस नहीं किया, जोर नहीं दिया तरामीम के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि हमारी तरफ से भी सारा पसंदीदा अमल रहा है, लेकिन हम बेबस रहे हैं, हमें गैर मुताल्लिक किया गया इस पूरी आप बेबस रहे हैं। इस पे आपके 2 बड़ी पार्टियों पॉलिटिकल वर्कर्स आपसे नाराज हैं, इस पे आपके जो नजरियाती कारकुनान हैं वो आपसे नाराज हैं, उनसे अपोलोजाइज भी किया आपने? कर लेंगे ज़ैदी साहब, ऐसी कोई बात नहीं। वो जानते हैं कि कभी मुश्किल हालात भी होते हैं। अगर हम पोजीशन में होते तो हम नजरिया जरूरत, जब आप पोजीशन में नहीं है तो स्टांस की जरूरत ठीक हो गया। पीएमएलएन की तरफ सादी जुबान में कह रहा हूं, हम फोका फायर करने वाले नहीं हैं। सर मैं पीएमएलएन की तरफ आता हूं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर बड़ी जबरदस्त कानून साजी, आपने बड़ा हिस्सा बने इस कानून साजी का, और पीएमएलएन का जो मौकफ था उससे बिल्कुल इतना बड़ा यूटर्न मारा है कि पीटीआई पूरे साल में इतना बड़ा यूटर्न नहीं मार सके। जी मैं अर्ज करूंगा, वोट को इज्जत दो का मतलब यही है कि पार्लियामेंट में ये चीज आई। क्या ये एक्सटेंशन पसंदीदा थी? नहीं, एक्सटेंशन नापसंदीदा अमल है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी खत्म हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी की एक्सटेंशन भी खत्म हो चुकी है। तमाम मुल्क हो या जमहूरी मुहज़्ज़ब माशरों में ये इस तरह की तौसीन नहीं होती। लेकिन एक बात हुई कि इमरान खान जिन्होंने ये कहा कि मैंने 1 साल पहले तौसी देने का फैसला कर दिया था, उधर जो गफूर साहब हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ISPR के, वो कहते हैं जी आर्मी चीफ तो चाहते ही नहीं है एक्सटेंशन। तो फिर इन्होंने जिस भोंडे अंदाज में उन्हें दी, पहले इख्तियारात के बगैर एक लेटर हेड पर, फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हुकूमत जलील हुई 3 दफा, फिर आरिफ अलवी साहब ने कहा 23 तारीख को कि मेरे पास तो समरी नहीं आई, और इन्होंने कहा जी 19 को, यानी 4 दिन पहले मंजूर हो गई है। फिर पार्लियामेंट में आए तो कमेटी की गलत आदमी से चेयर उसे कराया, फिर एक तजलील हुई। तो हमने ये महसूस किया कि आर्मी की, जिससे इन्होंने पूरे मुसल्लह अफवाज से एक एक्सटेंशन को जोड़ दिया, और लोगों ने समझना शुरू किया कि ये तो आर्मी की एक तरह से बेइज्जती हो रही है। हमने फौज को उस मुश्किल सूरत हाल से, जिसमें इमरान खान और उनकी पार्टी ने अपने दाव, नवाज शरीफ ने किसी को तौसीह नहीं दी जी अपने दौर में बतौर वजीर आजम। नहीं, तो नवाज शरीफ ने अभी फैसला क्यों दिया कि तौसीह दी मैं जाए? अर्ज कर रहा हूँ बस मुशर्रफ जल्दी साहब से। तो इससे निकाला हमने कि अब फौज की जो है ना वो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नापसंदीदा अमल है, हमारे कारकुन ही नहीं, चारों सूबों में, बल्कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने, कौम ने इज्तिमाई तौर पर इस तौसीह को पसंद नहीं किया। और ये वो शऊर है जो नवाज शरीफ साहब ने अपने इक़दामात से दिया। इस वक्त अगर हम वक्ती तौर पर हमें ये मजबूरन फौज के और ओवरऑल दिफा के मफाद में करना पड़ा है, तो इंशाल्लाह ये शऊर आगे बढ़ेगा। और ये आगे डिफेंडिंग बढ़ेगा और आगे पोजीशन में अपने दिफा के जो है दिफा को देखते हुए समझौते भी कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नून लीग ने जो उनका बयानिया था उस पर समझौता तय किया। इन्होंने प्रो इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को साबित करने के लिए ये कदम उठाया। ये जो कह रहे थे कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं, हम जो है वोट की इज़्ज़त की बहाली के लिए करेंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती, वो तमाम बातें आज उनकी जो कारकुन है मीडिया में, सोशल मीडिया में जो रिएक्शन है, उन सब के सामने हैं। तो ये एक कंप्रोमाइज़ है, और कंप्रोमाइज़ पावर पॉलिटिक्स के लिए है, मराहत लेने के लिए है। जो एहतसाब का अमल है PMLN ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हैं। लीडरशिप के हवाले से जो मुश्किलात है उनमें कंसेशन लेने के लिए, तो ये एक ऐसा मूव है जिससे आप कह सकते हैं कि एक मौका PMLN को मिला है कि PTI को भी आउटस्मार्ट कर सकें, और ये तमाम जो तासुर हुआ दिया है कि ये जो है वो रॉन्ग साइड पे खड़े हैं, अब ये राइट साइड पे आ गए। GPTI इस मामले लास्ट टाइम इस मामले में कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखें, इस मामले में तो बिल्कुल मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ PMLN को, पीपल्स पार्टी को, कि उन्होंने मिल के एक आपका साथ दिया। नहीं, साथ नहीं दिया, एक अगर कोई फ्लॉ रह गया था उसमें, वो पार्लियामेंट में एक चीज़ आई, उन्होंने मिल के उसको रिजॉल्व कर दिया हमेशा के लिए। वो इशू एक्सटेंशन का हमेशा के लिए रिजॉल्व हो गया। तो जिस चीज़ में अगर कहीं कंसेंसस पैदा हुआ है तो इन्होंने मिल के किया है, तो उसमें कोई एक्सटेंशन वो पहले भी देते रहे। एक चीज़ पे कंसेंसस पैदा हुआ है वैसे अभी तक नहीं, ज़ैनब अलर्ट बिल है, बाकी 4 बिल और भी पास हुए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आते हैं, कुछ नून लीग की तरफ से भी आते हैं, जो अवामी मफाद में होते हैं। मगर इस एक मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से पहले हमारे दोस्त फवाद चौधरी ने भी यही कहा था कि इदारों के दरमियान में आमांगी के लिए वो, ये बिल्कुल PTI समझती है इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि हमने समझौता किया है और मजबूरियों को सामने देखते हुए किया है। हम नहीं चाहते थे ये चीज़ हो, क्योंकि हम सामने देख रहे थे कि हमारे कारकुनान इस चीज़ से नाराज़ हैं, और जो नज़रियाती लोग हैं और वो भी इस चीज़ से नाला है। तो ये था इस जो डिस्कशन हुई है लास्ट पार्ट में, उसका कंक्लूजन। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, हमने PTI की गवर्नेंस पे बात की, और इसके बाद फिर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का जो बयानिया था उसके बरअक्स जो गई है उस पर बात की। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे ज़रूर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।